देश बोलेगा में आज हम बात कर रहे हैं उस दरोगा की, उस थानेदार की, जो कि रिपोर्ट लिखने के बदले औरतों की अस्मत मांगता है, उनकी देह मांगता है और देह मांगने वाला दरोगा, इस तरह से हम इसको संबोधित कर रहे हैं। और हम लगातार आपको इस खबर के बारे में बताएंगे, जरूर इस कार्यक्रम में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर पर जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है और किसी भी लिहाज से इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती, क्योंकि जो खबर इस वक्त के न्यूज पर आ रही है उसके मुताबिक मोहम्मद आजम खान ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की जो खबर है बहुत बड़ी खबर है, कई लिहाज से यह महत्वपूर्ण खबर है। न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, बल्कि यह खबर प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत बड़ी खबर है। मात्र 1.5 साल का वक्त रह गया है और उससे पहले जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान नाराज हैं, कई आयाम हैं, कई एंगल हैं इस पूरे के पूरे खबर के, और लगातार आजम खान इस बात से त्रस्त बताए जा रहे थे, नाराज बताए जा रहे थे, जिस तरह से मंत्रियों को बर्खास्त किया गया, उसके बाद में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, और देखने वालों ने यह भी देखा कि आजम खान उस मंत्रिमंडल के विस्तार में शपथ ग्रहण में मौजूद नहीं थे। और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान जो हैं अगर नाराज हैं तो नाराजगी उनकी यूं खाली नहीं जाती है। और इस नाराजगी के बाद में आज इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आजम खान ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विस्तार से जानेंगे, हमारे साथ में हमारी वरिष्ठ सहयोगी इस समय माधुरी सिंह मौजूद है। माधुरी जी, क्या कुछ आपके पास खबर और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस खबर के विस्तार में आप? तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है और हिंदुस्तान की बड़ी खबर कह सकते हैं कि इस वक्त इससे बड़ी खबर कोई नहीं है। मुलायम सिंह के हमेशा के साथी रहे हैं, लगातार जब से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से पहले भी उत्तर प्रदेश में जब जनता दल का शासन था उस वक्त भी आजम खान साथ में रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर आजम खान इस तरह के कदम उठाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए। के न्यूज की चैनल हेड इस समय माधुरी सिंह मौजूद है। माधुरी जी, क्या कुछ आपके पास खबर है? बिल्कुल, बहुत ही पुख्ता जानकारी है, बल्कि सच्ची जानकारी ये है कि मोहम्मद आजम खान जो कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता, कार्यकर्ता, सिपाही रहे हैं, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ हैं मुलायम सिंह यादव जी और मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। और उन्होंने ये जो दिखाई है वो इस बात को लेकर के दिखाई है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में कई बयान दिए थे और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे समाजवादी पार्टी का एक धड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर बनता दिख रहा था। एक वजह तो ये दिखती है, दूसरी वजह मनीष ये लगती है कि पिछले कुछ दिनों में आप देखें कि उत्तर प्रदेश के तमाम कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का और भी मंत्रियों को जो है का जो पद ले लिया गया और उसके बाद नए मंत्रियों को पार्टी संगठन में जगह दी गई, कैबिनेट में जगह दी गई। तो उस दौरान भी ये चर्चा चली थी कि अमर सिंह के तमाम जो चाहने वाले नेता थे वो पार्टी में महत्वपूर्ण ओहदों पर गए और उनको मंत्री भी बनाया गया। और ये भी चर्चा चली थी कि आजम खान के तमाम सिफारिशों को दरकिनार किया गया। तो कैबिनेट में जिस तरीके से फेरबदल हुए और तमाम वरिष्ठ नेताओं को बिना जानकारी के, बिना सूचना दिए हुए जिस तरीके से उनको हटा दिया गया और इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले कुछ महीनों से आजम खान से राय नहीं ली जा रही थी, शायद इस वजह से भी वो नाराज थे। और जो सबसे बड़ी बात दिखती है वो ये दिखती है कि जिस तरीके से बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से पूरे देश में एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की शुरुआत होती दिख रही है। और इसी कैलकुलेशन में कि जब महागठबंधन से समाजवादी पार्टी ने अपने को दरकिनार कर लिया था, तब भी आजम खान का ये बयान आया था कि नेताजी ने ऐसा करके ठीक नहीं किया, ये समाजवादी पार्टी ने में जो एक परिवार है
उसका ये फैसला था, और जबकि और नेताओं से राय ली गई होती तो वो महागठबंधन में बने रहना स्वीकार करते। तो एक बात, जिस तरीके से महागठबंधन की जीत हुई है बिहार में, उससे एक हौसला मिला है आजम खां को, और पिछले कुछ दिनों में उनकी बात सरकार में नहीं सुनी जा रही होगी, या तमाम वरिष्ठ नेताओं को एक तरीके से उनको ऐसा लगता है कि उनको अपमानित किया गया था, और जो नए नेताओं को मंत्री बनाया गया है उनको जिस तरीके से जगह दी गई है, उनको ऐसा लगा है कि उनकी नहीं सुनी गई है। ये दो मुख्य बातें दिखती हैं। तीसरी मुख्य बात एक और है मनीष, की आप देखेंगे जिस तरीके से अभी जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं दिखी है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, तकरीबन 35 उम्मीदवारों का चयन जो है आजम खां के सलाह पर किया गया था, उसमें 20 से अधिक उनके कैंडिडेट जीत करके आए हैं। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें देखने को अच्छी मिली है। एक तरीके से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये भी एक जीत जो है उनकी अपनी निजी हो सकती है। इस कैलकुलेशन में भी उन्हें ऐसा लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार अभी भी ठीक तरीके से बरकरार है, जबकि तमाम आरोप पार्टी पर लगे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देश का राजनीतिक माहौल बना है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और तमाम लोगों के सहयोग की बात कही है, वो शायद आजम खां को अच्छी नहीं लगी है। और आज सुबह वो मुलायम सिंह यादव जी के बुलाने पर उनके आवास पर उनसे मिलने के लिए भी गए थे। कुछ 2-3 मिनट की उनकी आपस में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वहां कोई उनकी लंबी बातचीत नहीं हुई क्योंकि दीपावली मिलन के लिए तमाम और भी बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का वहां उनके निवास पर, मुलायम सिंह यादव जी के निवास पर जमावड़ा था। तो आजम खां थोड़ी देर रुक करके ही चले आए, और मुलायम सिंह जी उन्हें कहीं चलने का आग्रह भी कर रहे थे किसी और कार्यक्रम में, वो वहां नहीं गए और अपनी कोठी पर आकर के उन्होंने बाद में ये इस्तीफा भेजा। तो जाहिर है इस पूरे प्रकरण को देखकर ऐसा लगता है कि जो 3 बड़ी बातें हैं, एक तो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जिला परिषद के चुनाव हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व रहा, दूसरा नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव जी की नजदीकियां उन्हें पसंद नहीं रही होगी, और जिस तरीके की सियासत वो लंबे समय तक करते रहे हैं, जाहिर है जो मुसलमान वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, या जो भी सेकुलर या जिस तरीके से सेकुलर छवि मुलायम सिंह यादव जी की रही है, वो कहीं डैमेज होती हुई दिखी होगी आजम खां साहब को, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। जी निश्चित तौर पर माधुरी जी, जो आपने जिस घटनाक्रम का अभी बयां किया कि वो उनकी कोठी पर गए और उसके बाद में काफी की लोगों की भीड़ थी, मैं चाहूंगा कि उस बात को आप दोबारा यहां पर सबके सामने रखें, दर्शकों के सामने, ताकि थोड़ी सी चीजों पर और क्लियरिटी आ जाए कि आखिरकार किससे मजबूर होकर आखिरकार उन्होंने इस्तीफा सौंप ही दिया, दे ही दिया। और दूसरी बड़ी बात हम ये भी जानना चाहेंगे कि आमतौर पर हमने देखा है जब से मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव या उनके मुख्यमंत्री बनने की कवायद हो रही थी, उस वक्त भी आजम खां की नाराजगी सामने आई थी। बीच में ऐसे कई मौके आए जब आजम की नाराजगी सामने आई थी, कई कार्यक्रमों में हमने देखा उनकी नाराजगी सामने आई थी, मंत्रिमंडल के विस्तार में भी वो नहीं थे। तो एक बड़ा सवाल यह है कि आजम समाजवादी पार्टी के अंदर क्या दबाव की राजनीति करते हैं? क्या हम ये मान लें कि ये फाइनल है, अब आजम नहीं मानने वाले हैं, या फिर पहले की तरीके से हमने कई बार देखा कि आजम मान जाते हैं और खबरें तो आती हैं लेकिन फिर आजम कहते नहीं, हम मुलायम सिंह के साथ में ही हैं और ये हमारी ही पार्टी है, और वो तमाम बातें जो कि आमतौर पर नेता कहते हैं, हम इसको फाइनल वर्डिक्ट मान लें आजम की तरफ से? ये एक ऐसी बात है जो सिर्फ मुलायम सिंह यादव और आजम खां ही अपने दिल में जानते होंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन चूंकि कई दशकों से वो मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं और एक लंबी पारी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ खेली है, और जिस कद के वो नेता हैं, या जो उनके जो विचार हैं, या जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, जो उनका एटीट्यूड है, उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसे ही कोई उठाया गया कदम होगा। वो काफी कैलकुलेटेड मूव के रूप में दिखता है।
आप देखिए दीपावली का मौका है, इसमें लोग जो है फेस्टिवल में व्यस्त हैं और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन इस मौके पर भी जबकि मुलायम सिंह यादव जी आज खुद भी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और अपने लोगों के बीच सबको बधाइयां दे रहे थे, मिठाई दे रहे थे, तो आजम खान ने एक ऐसा बम फोड़ा जिससे कि आप देखेंगे कि अब से थोड़ी देर के बाद मीडिया और उत्तर प्रदेश का पूरा जो अटेंशन है वो इसी बात पर रहेगा कि आजम खान क्यों नाराज हुए और क्यों चले गए। तो आप देखिए उनके लिए ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 2 दिन बाद भी उनका इस्तीफा हो सकता था, लेकिन वो इतना भी इंतजार नहीं कर सके क्योंकि बिहार चुनाव का जो परिणाम है वो सामने आ गया है। तो उनके लिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है वो इस बात से दिखती है कि किस तरीके से वो अपने वोटर्स के लिए कंसर्न हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के प्रति है या उत्तर प्रदेश के सेकुलर लोगों के प्रति अगर है, तो उनको अब लगता है कि देर नहीं होनी चाहिए और तुरंत जनता को बता देना चाहिए कि आखिर समाजवादी पार्टी का अगला रुझान जो है वो किस तरीके से होगा। समाजवादी पार्टी अगले कदम के रूप में, अगले राजनीतिक कदम के रूप में किसको अपना अलायंस पार्टनर मान रही है। तो जाहिर है आजम खान को कहीं अगर लग रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी अगर ये व्यक्तिगत झगड़ा होता, तो इस तरीके के मौके कई बार आए हैं जब उन्होंने इस्तीफा दिया है या दबाव की राजनीति अपनाई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत मान सम्मान या कोई और निजी चीजों की वजह से नहीं हुआ है। एक बहुत बड़े एक आइडियोलॉजिकल इश्यू पर एक डिबेट पूरे देश में चल पड़ी है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक पूरे देश में एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की स्थिति जैसी दिख रही है। देखिए जिस तरीके से लालू यादव के तमाम बयान आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी बहुत सजग हो गए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है पूरे देश में एक तरीके से चिंतन मनन बुद्धिजीवियों के बीच चल पड़ा है, और सब लोग जो है अपने अपने क्रेडेंशियल को साबित करना चाह रहे हैं कि हम ये हैं और हम ये नहीं हैं, यानी हमारा आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन ये है और ये नहीं है। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, अगर उनका कहीं भटकाव उलझाव है और उसके साथ साथ आजम खान भी पिसते हैं, अगर उनकी विचारधारा ये नहीं है जो आजकल मुलायम सिंह यादव जी की दिखाई पड़ रही है, तो जाहिर है आजम खान को भी अपनी जनता को, अपने लोगों को संदेश देना होगा कि वो किनके साथ खड़े हैं। यही दबाव वो अपने पार्टी के बाकी नेताओं पर भी अपना रहे हैं कि आखिर जनता को वो बताएं कि वो किसके साथ खड़े हैं। मुलायम सिंह जी अगर सेक्युलर हैं तो वो उसको एक बार फिर से कहें, दोहराएं या किसी माध्यम से अपने जनता को दोबारा कन्विंस करें, अपने नेताओं को कन्विंस करें। क्योंकि पिछले बिहार चुनाव 2 बार ऐसे मौके आए जब मुलायम सिंह यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और स्थिति रिजल्ट के रूप में अगर उनका पॉलिटिकल एनालिसिस था तो देखिए कि रिजल्ट के रूप में क्या कुछ सामने आया। तो बिल्कुल आकलन गलत हुआ, पॉलिटिकल कैलकुलेशन गलत हुआ, और इस कैलकुलेशन की गलती में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो मुस्लिम वोटर हैं या और सेकुलर जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी से छिटक जाते और ऐसा कहते कि आजम खान भी इसमें शामिल हैं। तो अपने को अलग खड़ा करने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। और एक बार ऐसा पहले भी हुआ था कि जब कल्याण सिंह जी की वापसी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए कल्याण सिंह जब एक बार मुलायम सिंह यादव जी के साथ आए थे, तब भी आजम खान ने इस्तीफा दिया था और उनको बाद में निकाल भी दिया गया था पार्टी से। करीब 1-1.5 साल वो पार्टी से, समाजवादी पार्टी से बाहर भी रहे थे, लेकिन उस दौरान भी उनका कहना था कि उन्होंने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, जबकि उनके पास तमाम विकल्प खुले थे। आज भी वो हो सकता है कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, लेकिन ये एक अपने को क्लियर करना, अपनी बात मनवाना और जनता में अपनी इमेज पर कोई अपने कमिटमेंट्स और अपने सिद्धांत और अपनी इमेज पर कोई दाग आजम खान नहीं चाहते, इसीलिए बेबाक बयानी भी करते हैं। जी, निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं आजम के दिल में भी, वो चाहते हैं, वो सफाई भी चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जिन बातों को आपने भी कहा हुआ है उसमें ही चीजें ये भी सामने हुई हैं कि आजम खुद ये जरूर मुलायम सिंह यादव से चाहते थे कि वो मोदी के मुद्दे पर कम से कम अपनी सफाई दें, अपनी चीजों को क्लियर कट करें। लेकिन एक बात माधुरी जी, दोबारा हम आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आपने जिस घटनाक्रम का जिक्र किया था, वो घटनाक्रम आप दोबारा हमारे दर्शकों के लिहाज से बताएं कि जब आजम खान मुलायम सिंह यादव से मिलने गए थे और उसके बाद में जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद वापसी के आकर उन्होंने फिर वो इस्तीफा सौंपा है, वो घटनाक्रम बताएं आप आज का।
जो आज का घटनाक्रम था वो ये एक, मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम इस लिहाज से है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने कई मौके दिए हैं सरकार में आने के लिए, और कई बार उन्होंने अपनी सरकार चलाई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तर प्रदेश में, वो मुस्लिम वोटर्स की भी रही है। जाहिर है समाजवादी पार्टी में आजम खान का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही बड़ा है जितना मुलायम सिंह यादव जी का बड़ा है। ऐसे में अगर कहीं भी उनको, आजम खान को ये लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, या जो आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन मुलायम सिंह जी का था वो बदल रहा है, या उनके नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, या वरिष्ठ नेताओं को जो है एक तरीके से एक परिवार के इशारे पर हटा दिया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है बिना सूचना के, तो जाहिर है आजम खान को इस बात का बुरा जरूर लगेगा। और ऐसे में मैं समझती हूँ कि उनका ये इस्तीफा देना, मैं समझती हूँ कि ये उनकी सिर्फ आज के इस फैसले पर नहीं किया है। कई दिनों से बातचीत चल रही थी कि जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं को हटाया गया है वो नाराज थे। आज का सिलसिला कुछ यूं रहा कि आज सुबह मुलायम सिंह जी का फोन आया। 2 दिन पहले मुलायम सिंह जी के परिवार से मिठाई का डब्बा आया दीपावली को विश करने के लिए आजम खान साहब के पास, उसका उन्होंने शुक्रिया किया। दीपावली के संदेश भी आजम खान ने उन्हें भेजे, बावजूद इसके मुलायम सिंह जी का बुलावा आया कि उनके घर से संदेश आया कि आजम खान से वो मिलना चाहते हैं। आजम खान जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई अकेले की मुलाकात मीटिंग नहीं थी और बहुत सारे लोगों की गैदरिंग है। ऐसे में जो सूचना मुझे मिली है और उनके सोर्सेस के द्वारा, वो ये है कि आजम खान कुछ देर 2-3 मिनट ही वहां रुक पाए, क्योंकि बहुत बड़ा जमावड़ा था। उन्होंने भी उसी तरीके से आम जनता की तरीके से ही मुलायम सिंह से मुलाकात की, और इस बीच मुलायम सिंह उनको आग्रह करते रहे कि कोई स्कूल के फंक्शन में किसी कार्यक्रम में जाना था, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ चलें। तो मेरे ख्याल से ऐसा आजम खान के लोगों ने जिस तरीके से बताया, आजम खान को ये लगा कि जनता को मैसेज देने के लिए मुलायम सिंह जी ने बुलाया था कि नहीं, उनसे नाराजगी या दूरियां किसी तरीके की नहीं है, और जो जीत हार महागठबंधन की हुई है उसको लेकर के आजम खफा नहीं है, यही संदेश देने के लिए उन्होंने उनको वहां बुलाया था। बाद में आजम खान को महसूस हुआ कि अकेले की मुलाकात नहीं है, वो वापस लौट कर घर आए और उन्होंने इस्तीफा अपना भेजा। तो मैं ये समझती हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ इसी लिहाज से देखा जाना चाहिए कि जो 3 बड़ी बातें उत्तर प्रदेश को लेकर के चल रही हैं। एक तो उनके वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का अपमान हुआ, ऐसा आजम खान को लगता है, क्योंकि उनको बिना सूचना दिए, बिना बताए हुए एकदम से हटा दिया गया, और उन लोगों ने भी, अंबिका चौधरी और तमाम बड़े नेता, नारद राय, इन सभी नेताओं को टीवी से ही पता चला कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। तो आजम खान का कहना था कि इस पर उन नेताओं को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था, उनसे बुला के बात की जाती, उनसे इस्तीफा लेकर फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता। और चूंकि उनको लगता है कि उनका भी स्टेट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनकी भी राय ली जाती, ऐसा उनको लगता है। किया यहाँ पर कि आखिरकार वो कौन सी वजह है और किस तरीके से घटनाक्रम आगे हुए, जिस तरीके से आजम खान मजबूर हुए इस्तीफा देने के लिए। बहरहाल ये बात भी आपने कही यहाँ पर कि ये तो बात आजम और मुलायम सिंह यादव भी बता सकते हैं कि आखिरकार ये फाइनल डिसीजन है या देर रात बात और मुलाकात मान मुनव्वल का दौर चले और सुबह की खबर कुछ और हो जाए। ये तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव और आजम खान ही बता सकते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका, आपने हमसे तमाम सारी घटनाओं का यहाँ पर पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था उसके बारे में आपने अपनी जानकारी दी। और इस वक्त की बड़ी खबर के न्यूज पर, आजम खान ने इस्तीफा दे दिया है और ये कई मायनों में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, न केवल राजनीतिक लिहाज से बल्कि आने वाले चुनावों को देखकर और पार्टी के लिहाज से भी, विपक्षी दलों के लिहाज से भी, हर जगह से अगर देखा जाए तो ये बड़ी खबर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय शबी हैदर मौजूद हैं। शबी, इस पूरी खबर को लाने वाले सबसे पहले आप हैं और निश्चित तौर पर जो जानकारी सबसे पहले, जिसको कहते हैं ना कि पटाखे में जब आग लगती है तो आग लगते हुए आपने देखा और उसके बाद में ये बात आपने के न्यूज तक पहुंचाई और के न्यूज सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहा है। अब जबकि यह खबर सिर्फ आजम खान के बहुत करीबी लोगों को ही, चंद चुनिंदा लोगों को ही मालूम थी और उसके वक्त ही आपको यह खबर लगी और आपने यहां तक पहुंचाई और इस वक्त यह खबर हवाओं में है, फिजाओं में है और लगातार हर दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
हमारा जो नियमित प्रोग्राम है देश बोलेगा, और इस वक्त ये खबर आई है तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ते हैं जो टेलीफोन लाइन पर, वो भी इस वक्त इस खबर को देख रहे होंगे। और ये खबर अब से कुछ देर बाद में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की तो बड़ी खबर है ही है। धीरे धीरे चूंकि मामला बिहार से भी जुड़ा हुआ है, मामला आगे आने वाले चुनावों से भी जुड़ेगा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर भी जुड़ेगा, तो इस लिहाज से ये खबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम देखेंगे पूरा का पूरा मीडिया टेंशन, वैसे तो दीपावली है लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा मीडिया टेंशन इस खबर पर आने वाला है अब से कुछ ही देर बाद में, जब ये खबर के न्यूज ने ब्रेक की है और आपने इस खबर को सबसे पहले के न्यूज तक पहुंचाया है। हम जरूर आपसे यहां पर सभी जानना चाहेंगे इस खबर के बारे में, वो कौन सा सुराग, वो कौन सा सूत्र, और किस तरीके से आपने इस पटाखे में आग लगते हुए देखा तब यह विस्फोट हुआ। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि यह खबर कैसे आप तक आई और कैसे चीजें आगे पहुंची। ये भले ही है कि आप अपने सूत्र ना बताएं, लेकिन फिर भी घटनाक्रम आप भी बताएं। शबी। बिल्कुल, सबसे पहले मनीष आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को जो है वो सामने रखा है। और निश्चित तौर पर हम इससे पहले भी कई बार बड़ी खबरों को ब्रेक कर चुके हैं। अमर सिंह की वापसी पार्टी में हो चुकी है। ये सबसे पहले हमने मेदांता का, जिस वक्त नींव का पत्थर रख रहा था सुशांत गोल्फ सिटी में, उस वक्त हमने ब्रेक की थी। तारीख का ऐलान होना बाकी है। क्या ये सब जो हो रहा है, ये पूरे राजनीतिक पत्ते जो हैं वो पहले से फेंटे जा चुके हैं, या फिर ये एक अटेंडम हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल जरूर हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर सूबे की सबसे बड़ी खबर, आजम खान इस्तीफा देकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रामपुर जो है वो जा चुके हैं। सुबह मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई। जो सिनेरियो है, जो वातावरण है, वो बहुत पहले से बनता हुआ दिखाई दे रहा था। रोजा अफ्तार पार्टी से शुरुआत हुई थी पूरी। मनीष, जो मूल आपकी प्रश्न है कि खबर कहां से पता चली, खबर हमको आजम खां की कोठी से ही पता चली। खबर हमको उस वक्त पता चली जिस वक्त आजम खां रामपुर के लिए जा रहे थे। खबर हमें उनके आवाज से पता चली है। और जो हमारे जो सूत्र है वो परफेक्ट सूत्र है, और उसने हमको सबसे पहले हमारे पास ये खबर आई और हमने अपने चैनल के जरिए, के न्यूज ने जो है वो इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया है। निश्चित तौर पर अमर सिंह रोजा अफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए थे। आजम खां उस रोजा अफ्तार पार्टी में गए थे, लेकिन वो मंच पर नहीं गए थे और रोजेदारों के साथ उन्होंने बैठकर रोजा खोला था। व्हाट्सएप पर फोटो अपना वायरल कराया और चले गए। ये खबर, ये जो आजम खां का जो पूरा जो ताना बाना है, जिस तरीके से घेराबंदी है, जिस तरीके से आजम खां जिन चीजों का विरोध करते चले आ रहे हैं, लगातार पार्टी जो है वो उन चीजों पर जा रही है। कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि जो सत्ता की जो खींचतान है, जो पार्टी पर पकड़ बनाने की जो कवायद है, और जो बहुत सारी राजनीति है, जाहिर सी बात है हमें इंतजार रहेगा। चाणक्य ने ऐसे ही नहीं कहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं और उन सारी चीजों की, और हम चाहेंगे कि आप इस खबर पर नजर रखें जरूर, और हम आगे जरूर लौट कर आएंगे। बड़ी खबर है, कई लिहाज से बड़ी खबर है। फिलहाल हम इस खबर पर रुकते हैं अभी, और अब लौटते हैं अपने खास प्रोग्राम की तरफ। एफआईआर के बदले अस्मत मांगता है एक थानेदार, और यह है उत्तर प्रदेश का हाल। यूपी पुलिस की बात हम कर रहे हैं। खबर मथुरा से है, पूरी खबर आप देखिए, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये दरोगा रंगीला है, ये दरोगा देह मांगता है, ये दरोगा रिपोर्ट नहीं लिखता है, ये दरोगा ऊंची पहुंच रखता है, और इसलिए ये दरोगा सिर्फ लाइन हाजिर होता है। जिला मथुरा, थाना बलदेव, प्रभारी शीशपाल यादव। जो कारगुजारी सामने आई है इसकी हैरान करने वाली है। एक औरत जिसका पति हवालात में बंद है, वो अकेली है, बेसहारा है। उसके हालात की वजह से पड़ोसियों ने उसके साथ मारपीट की। औरत थाने पहुंची, आप बीती बयां की, लेकिन अकेली औरत को देखकर थानेदार के अंदर हवस का शैतान जाग गया। एफआईआर के बदले सीधे सीधे औरत से उसकी आबरू ही मांग डाली। तो ये था कि मैं मेरे पड़ोसियों से
मारपीट हुई थी, उस बारे में एसओ साहब के पास रिपोर्ट लिखने गई थी। तब उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट तुम्हारी जब लिखी जाएगी पहले ये शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें। औरत भी क्या करती, घर जाती तो पड़ोसी पीटते, थाने आती तो आबरू लुटती। आखिरकार बीच का रास्ता निकालकर उसने थानेदार की बात को मानने की बस हामी भर दी और तब जाकर रिपोर्ट लिख ली गई। लेकिन उसके बाद औरत ने 2 दिन का वक्त लिया और उसके बाद लगातार थानेदार उसे परेशान करने लगा। तब जाकर औरत ने थानेदार के फोन को रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया। शर्त मुझे पाने की थी, फिर मैंने मजबूरी में हाँ कह दी उनसे कि मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। तब जाके उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी। जब मैं उनके पास नहीं गई तब उनका फोन आया मेरे पास और कहने लगे कि आपका मोबाइल बंद क्यों था और आप आई नहीं, क्यों नहीं आ रही हो, ऐसे धमकी देने लगे कि अगर आप नहीं आई तो मैं आपकी FIR फाड़ के केस खत्म कर दूंगा। थानेदार की इस करतूत से आजिज आकर पीड़ित औरत ने पूरे मामले की शिकायत SSP राकेश सिंह से की। SSP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CO को सौंपी है। थानेदार को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है। बलदेव से एक महिला मेरे सामने प्रस्तुत हुई थी। उसने जो है एक आरोप लगाया था कि थानाध्यक्ष बलदेव उसके साथ जो है दूरभाष पर अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। सरकारी कार्रवाई में आमतौर पर जांच का शब्द मामले को टालने का पर्यायवाची बन चुका है। साक्ष्य, सबूत, गवाह, मामला सब कुछ है, तो भी थानेदार के खिलाफ आपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? सवाल बड़ा है। महज लाइन हाजिर। के न्यूज के लिए मथुरा से राजेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बहुत बार बहुत सारी बातें कही जाती हैं और खाकी के बारे में अगर बात करें तो खाकी का तो रंग बदल बदल के कितना बदरंग हो गया है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। और दरअसल खाकी किस रंग की दिखती है? हो सकता है कि आप कहें खाकी तो खाकी ही दिखती है, लेकिन जनाब खाकी के पहनने वाले जो कर्म करते हैं और जैसा वो रंग दिखाना चाहते हैं, खाकी हमें उसी रंग से दिखती है। और तभी हम कहते हैं कि खाकी पर बदनुमा दाग, एक और दाग और उसके बाद एक और दाग। लेकिन इंतहा हो गई। आप सोचिए, अकेली औरत को देखकर ये दरोगा सीधे सीधे बगैर किसी शर्म संकोच के उससे उसकी आबरू मांगता है। आप सोचिए कि क्या ये वाकई थानाध्यक्ष रहने के लायक है? और जो कार्रवाई हुई है वो महज लाइन हाजिर, कह सकते हैं कि गवाह भी है, साक्ष्य भी है, सबूत भी है, पैरोकार भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्यों इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उन मेहमानों के पास जाएं, रुख करें। उससे पहले गुजारिश आपसे, अगर आप इस कार्यक्रम को देखकर इस खबर पर कोई विचार रखना चाहते हैं तो हमें आप फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। गुजारिश एक बार फिर से, जब आप फोन करें तो अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें और उस वक्त हमसे फिर जुड़ें और फोन से ही अपनी बात रखें। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं उनके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ब्रजेश शुक्ला जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। वो जरूर ये बताएंगे हमें कि आखिरकार क्या इन तमाम साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर दरोगा के खिलाफ FIR आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। ब्रजेश शुक्ला जी, स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ा। सबसे पहली बात तो ये कि कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। उस औरत ने, उस पीड़ित औरत ने सब कुछ ये रिकॉर्डिंग SSP को दिखाई है और इन रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद में उसको लाइन हाजिर किया गया है। सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार जब गवाह भी है, जो औरत है वो अपनी पीड़ा बयां कर रही है, इस दरोगा ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, ये कहा है, सारी कॉल रिकॉर्ड्स भी दे दी गई, तो क्या हम ये माने कि मामला पुलिस का है इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है? या हम ये मान लें कि पुलिस का आचरण ही ऐसा है
कि जांच के नाम पर टालने की बात कही जा रही है। ब्रजेश शुक्ला जी। जी, ऐसा है, अभी जब आपने न्यूज़ शुरू की तो उसी समय आपने एक हेड नोट दिखाया कि ये दरोगा बड़ी पहुंच वाला है। जी, दरोगा पहुंच वाला है, तो आज आपने देखा आजम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो हो सकता है इसकी भी ऐसी पहुंच हो कि कोई इसके लिए भी इस्तीफा दे दे, इसलिए इसके खिलाफ नहीं लिख रहे हैं। प्लस हमारे यहाँ मजबूरी क्या है कि कुछ कहीं कहीं दरोगा ज्यादा पावरफुल है, एसएसपी बेचारा दरोगा को नहीं बोल सकता, क्योंकि पता कर किसी मंत्री का आदमी डायरेक्ट पोस्टेड है, किसी चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट पोस्टेड है। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि ऐसे आदमी को तो इमीडिएट सस्पेंड करके एफआईआर लॉन्च करके उसको बंद कर देना चाहिए व्हेन यू हैव गॉट प्रॉपर एविडेंस। आज के टाइम में रिकॉर्डिंग इज ए गुड एविडेंस और ऑलरेडी वो महिला अवेलेबल है। ये भी रेगुलेशन क्या कहते हैं, लॉ क्या कहता है, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स क्या हैं इस औरत के लिए, इस पूरे के पूरे केस को देखते हुए रूल्स और रेगुलेशन लॉ में क्या कुछ प्रावधान है? क्या एसएसपी को सिर्फ लाइन हाजिर करना चाहिए था या सीधे तौर पर एसएसपी को आदेश देना चाहिए था कि इस थानेदार को अंदर किया जाए और इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए? एफआईआर लॉन्च करके उसको अरेस्ट करना चाहिए। जी, प्रभात त्रिपाठी जी, आपका क्या चिंतन है इस पूरे की पूरी खबर को लेकर? आपको क्या लगता है प्रभात त्रिपाठी जी? देखिए मनीष जी, पहले तो मैं आपको दीपावली की बधाई देना चाहता हूं और आप बहुत अच्छा मुद्दा लाए हैं, क्योंकि खाकी का जो रंग बदरंग हो रहा है, खाकी, मेरा ये मानना है कि अब खाकी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है समाज में, और खाकी में ऐसे लोग आ गए हैं, ऐसे भेड़िए आ गए हैं। देखिए, पूरा सिस्टम खराब नहीं है, पूरी फोर्स खराब नहीं है, खाकी का जो अब नाम बदनाम हो रहा है उसमें कुछ चंद लोग हैं, और खाकी का रंग बदल के उसको नीला रंग कर देना चाहिए या लाल रंग कर देना चाहिए। खाकी की बदनामी कुछ चंद लोग करा रहे हैं, और एक जाति समुदाय के लोग जो सरकार के साथ जुड़ के अपने आप को एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो उनका उस समय एक जो मनोदशा होती है उनकी, वो ये होती है कि हम एक इतने मजबूत एक सरकार के साथ हमारा एक पैचअप है और एक एसएसपी मुझे नहीं हटा सकता है, तो हम जो चाहेंगे, हम वहां के एक राजा हैं, उस क्षेत्र के थाने के राजा हैं, हम जो चाहेंगे प्रजा के साथ वो करेंगे। तो सवाल यह है कि आज जो ये घटना हुई है मथुरा में, और एक औरत उसको अगर बयान गवाही दे रही है, तो पहले मेरा ये मानना है कि इस पे एक जांच भी होनी चाहिए कि अगर एक समुदाय का एक थाना इंचार्ज है, अगर वो इतनी बड़ी बेहूदी वाली उसने बातें की हैं और देह मांग रहा है उसका, जैसा कि आप बता रहे हैं, चैनल उसको और उसके एविडेंस बता रहे हैं, तो ऐसे सस्पेंशन कर देना कोई पनिशमेंट नहीं है कि निलंबित आप कर दीजिए। नहीं, और एक दूसरा बड़ा सवाल प्रभात त्रिपाठी जी, एक दूसरा बड़ा सवाल भी हम रखेंगे, एक दूसरा बड़ा सवाल भी रखेंगे कि जांच सीओ को सौंपी गई है, ये जांच कितनी फ्री एंड फेयर मैनर में होगी, इसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, मेरठ से हैं शाहीन परवेज, हम उनकी बात को ले लेते हैं, उनकी बात को यहां पर रखते हैं और उसके बाद हम चर्चा में लौटेंगे। शाहीन परवेज, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूपी की जो ये कुछ जो स्वार्थी पुलिस वाले हैं, वो इतने निरंकुश हो चुके हैं कि उन्हें महिलाओं के मान सम्मान का, स्त्री सम्मान का, गरिमा का कोई ध्यान नहीं रह गया। कि उस महिला जिसके साथ उन्होंने इस तरह की अश्लील बातें की हैं, उसमें उस महिला की तरफ से तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। इसमें जांचों में तो लीपापोती होती है हमेशा से। और जैसा कि अभी मैं देख रही थी कि आपके इस पे चैनल पे एक साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि वो बहुत पहुंच वाला दरोगा है। तो कानून के आगे किसी की नहीं चलती, प्रधानमंत्री की नहीं चलती है कानून के आगे। अगर इंडिया का कानून इतना सस्ता हो जाएगा तो ये बताइए कि महिलाओं को न्याय और सम्मान कैसे मिलेगा? बिल्कुल वही बड़ी बात कही है, वही बड़ी बात जो आपने कही है शाहीन परवेज, उसी पे ही हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार एसएसपी का फर्ज ये बनता था कि लाइन हाजिर करें, या फर्ज ये बनता था कि इसको तुरंत इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर डाला जाए। ये दो बातें हैं, यही बात बहुत बड़ी है कि आखिरकार जो पुलिस कप्तान का आचरण है, और हम चाहेंगे जरूर कि पुलिस कप्तान से हमारी बात हो पाए, हम उनसे दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करें, अपने संवाददाता से भी और कप्तान से भी, ताकि हम चीजों को और साफ कर पाएं कि क्या दूसरा विकल्प नहीं था क्या, ये एक बड़ा सवाल है। प्रभाकर, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए बनारस से,
प्रभाकर, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम प्रभाकर यादव बनारस से बोल रहे हैं। जी प्रभाकर जी, ये बोलिए। हम कह रहे हैं कि जो है कि अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने पुलिस महकमा के ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, लेकिन पुलिस हमेशा पुलिस की हरकत ऐसे होती रहती है। जी जी, निश्चित तौर पर ये आचरण है। और इसमें एक चीज आप ध्यान के रखिए, मान के चलिए प्रभाकर जी, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर आप बात करें तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश चाहेंगे कि उनके प्रदेश की बदनामी हो? कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा ये बात, और कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। ये निश्चित तौर पर जो निरंकुश अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल है, जैसा प्रभात त्रिपाठी कह रहे हैं कि पूरी पुलिस फोर्स बदनाम नहीं है, लेकिन एक की वजह से 10 बदनाम होते हैं, और एक को अगर ठीक कर दिया जाए, अंदर कर दिया जाए, तो 10 अपने आप ही सुधर जाते हैं। ये एक बड़ी बात है। शुक्ला जी, ब्रजेश शुक्ला जी, जो बात हमने कही वो ये कि एसएसपी ने लाइन हाजिर किया, और हम कोशिश करेंगे आपको वर्डिंग सुनवाने की, जो कन्वर्सेशन हुआ है औरत और एसओ के बीच में, उसको सुनवाने की भी हम कोशिश करेंगे, उसका ट्रांसक्रिप्शन हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन एसएसपी राकेश सिंह ने सिर्फ और सिर्फ लाइन हाजिर किया है। यहां पर कोई बड़ा वीआईपी होता जिसके साथ में आप बीती होती, तो मुझे लगता कि अभी तक वो अंदर भी हो गया होता और मीडिया के कैमरे की चारों तरफ जद में होता, और अभी तक उसका सब कुछ छिन गया होता। मुझे ऐसा लगता है यहां पर कानून किस तरीके से मदद करेगा इस औरत की इस वक्त? कानून में त्रुटियां कहीं नहीं है, कानून में परफेक्शन है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। प्रॉब्लम है कि उसका मिसयूज तो कर लेते हैं जी, उसका प्रॉपर यूज नहीं करते, चाहे किसी दबाव में, चाहे किसी के इन्फ्लुएंसेस की वजह से। जैसा मैंने अभी कहा, एक महिला जो मेरठ से बोल रही थी, वो कुछ गलत शायद समझ गई। मैंने कहा कि जब आपने न्यूज में ही दिखाया कि दरोगा बहुत ऊंची पहुंच का है, तो मैंने उसी बात को कहा, ऊंची पहुंच की वजह से अगर एक्शन नहीं हो रहा तो इट इज शेमफुल फॉर द कंट्री। कि अगर एक आदमी ऊंची पहुंच का है, एग्जाम्पल ये दे दीजिए, ऊंची पहुंच, लॉ के सामने सब बराबर हैं, बनिस्बत प्रॉपर उसके एविडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल इस समय बहुत अच्छे अच्छे आपके सामने हैं। आपने बात बहुत अच्छी कही है शुक्ला जी, लॉ के सामने सब बराबर है, लेकिन लॉ से पहले उसका एग्जीक्यूशन आ जाता है। कानून के वहां तक पहुंच किसकी है, ये एक बड़ा, एग्जीक्यूशन में तो बराबर नहीं है ना कोई। मामला तो तब है जबकि कोर्ट में जाएगा तो सब बराबर है, कोर्ट में जज के सामने कोई मामला जाएगा वहां सब बराबर है, लेकिन एग्जीक्यूशन करने वाले लोग कहां समझते इस बात को? जी, यस, दुर्भाग्य है कि हमारे ऑफिसर्स को अच्छी पोस्टिंग चाहिए। हमारे यहाँ तो पोस्टिंग ये नहीं होती है कि कहां पर पोस्टिंग है, प्राइस पोस्टिंग के नाम से पोस्टें जानी जाती हैं कि साहब ही हैज बीन पोस्टेड देयर, इट इज अ प्राइस पोस्टिंग। जब प्राइस पोस्टें मिलेंगी तो आप माफ कीजिएगा, इंप्लीमेंटेशन लॉ का प्रॉपर नहीं हो पाएगा। बट नेचुरल ऐसे लोग किसी न किसी के चमचेगिरी करके अच्छी पोस्टें पाने के लिए, अच्छी पोस्ट के माने में आपको एक और बता दूं, सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। अच्छी पोस्ट खाली पावर से नहीं, कहां पर कितनी कमाई है, भ्रष्टाचार है, इसके लिए अच्छी पोस्ट कही जाने लगी है। ये दुर्भाग्य है। आप क्या समझ रहे हैं, दरोगा जी जो इतने बड़े पहुंच के जिनके बारे में बात कर रहे हैं, आप इनका बैकग्राउंड पता कीजिए। ये जरूर किसी बड़े हाई अप नेता या किसी ब्यूरोक्रेट के खास आदमी होंगे, और ये वहां क्या कर रहे होंगे, मेरा टीवी पे उचित नहीं है कहना। आप लोग सब जानते हैं कैसे क्या हो रहा है, और आप पता करा लीजिए अपने सूत्रों से। यू विल गेट ईच एंड एवरी रिपोर्ट ऑफ दिस फेलो। अभी इसका हौसला इतना बुलंद है कि एसएसपी और एसएसपी साहब भी शायद डर रहे हों इसके खिलाफ एक्शन लेने पर, कि ऐसा ना हो कल को मुझे अपने से ऊपर वाला कोई दौड़ा ले। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द राइट। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, जितेंद्र है फतेहपुर से, उनकी बात हम रखते हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसे दरोगा जो बना दिए गए हैं, इनके साथ कड़ी से कड़ी इनको जो है देना चाहिए। ये ऐसे दरोगा जो होते हैं, ये पूरे समाज को, पुलिस महकमे को बदनामी के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए और इनको जेल के पीछे डाल देना चाहिए। ऐसे दरोगाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस दिन अवगत होगा, आपके चैनल के द्वारा जरूर इस पे कार्यवाही वो करेंगे, श्योर है जी। यही बात मैं भी कहता हूं कि अखिलेश यादव कदापि नहीं चाहेंगे, और उनके व्यक्तिगत नॉलेज में जब भी कोई चीजें आई तो उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि ये बदतमीज हैं, ये निकम्मे हैं,
ये हम कह सकते हैं जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो खाकी वर्दी के अंदर हैं ये भेड़िए हैं। जब हम ये कहते हैं शब्द वो इसीलिए कहते हैं कि एक अकेली औरत को देखकर इनके मन में क्या क्या ख्याल आ गए और ये रक्षक है हमारे। थोड़ा अफसोस होता है। महेश हमारे साथ एक दर्शक और मौजूद है फैजाबाद से। महेश, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे कृपया करके, आपके बहुत जरूरी है स्टूडियो से जी। इनको तो करेक्टर से मतलब पूरा इनका करेक्टर तो भ्रष्ट दिख रहा है जी। ऐसे में तो इनको भ्रष्टाचार के अंतर्गत इनको पूर्णतः जेल में होना चाहिए और आजीवन इनको कोई लंबी सजा सुनाई जाए ताकि ये फिर किसी पे कर न पाए, और नौकरी तो इनको हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए जी, नौकरी से निकाल देना चाहिए। शुक्रिया आपका महेश, हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में सिर्फ बात इतनी ही नहीं कि ये थानेदार ऐसा काम कर रहा है, बात यह भी है कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं क्या वो इससे डर रहे हैं? क्या इनका भी कोई नेक्सस होता है? क्या इनका भी कोई कनेक्शन होता है कि फिलहाल मामला गर्म है, थोड़ी देर के लिए तुम लाइन हाजिर हो जाओ, मथुरा नहीं सही आगरा, आगरा नहीं सही कन्नौज, कन्नौज न सही फरुखाबाद, कहीं ना कहीं तुम्हें पोस्टिंग मिल ही जाएगी, लेकिन अभी लाइन हाजिर हो जाओ क्योंकि अभी मामला गर्म है। तो क्या ऐसा होता रहेगा? क्या ये एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे जाकर फिर यही काम करेगा? यह बड़ा सवाल है। और अगर इसको सीख नहीं दी गई तो इसको देखा देखी जो दूसरे, चौथे, पांचवें, 10वें जो और भी दरोगा हैं और भी थानेदार हैं, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। अगर बात हम कर रहे हैं उस दरोगा की जो सीधे FIR के बदले अस्मत मांगता है औरत से, आप सोचिए। और वो औरत भी, उसकी दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने उसके टेलीफोन रिकॉर्ड्स को कहीं ना कहीं देखा और उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया, जो वो टेलीफोन करता था, परेशान करता था, और उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। मामला पूरा मथुरा से है, लेकिन उसके बाद प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल इस बात पर खड़े हुए हैं। सिर्फ लाइन हाजिर, मुझे लगता आज के वक्त में ना तो सस्पेंशन दंड होता है, ना ट्रांसफर दंड होता है, ना लाइन हाजिर दंड होता है। जब ये बात हम कह रहे हैं तो हो सकता है अधिकारी ये कहें तो क्या फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन फांसी पर तो ना चढ़ाएं, लेकिन उसके किए की सजा, चाहे वो 3 महीने की सजा हो या 1 साल की सजा हो या उम्र कैद हो, कम से कम वो दिलवाने की भरपूर कोशिश करें आप, जो कि आप तमाम वरिष्ठ अधिकारी नहीं करते हैं, क्योंकि आपके कनेक्शन उस मातहत अधिकारी से भी जुड़े रहते हैं और ये पूरा का पूरा एक नेक्सस चलता है। अगर आप ठीक हो तो आपका अधीनस्थ अधिकारी खराब हो ही नहीं सकता, ये तय मान लीजिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रभात त्रिपाठी और ब्रजेश शुक्ला जी। प्रभात जी, जो बात मैंने अभी अभी कही कि अगर वरिष्ठ अधिकारी बिल्कुल ठीक है तो कनिष्ठ खराब नहीं हो सकता, और अगर वो खराब है भी तो जब तक वरिष्ठ अधिकारी ठीक रहेगा तब तक वो कनिष्ठ अधिकारी ठीक रहेगा ही, वो गलत काम कर ही नहीं सकता है। हम इस पर आपका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से आशीष हैं। स्वागत है आशीष आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आशीष मुजफ्फरपुर में जुड़ चुका हूँ। जी, आप अपनी बात रखें। जी, अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे, उसके बाद अपनी बात कहें। जी, टीवी को बंद कर दिया मैं। जी सर, बात कहें आप। जी मैं बात रखना चाह रहा हूँ। जी रखिए, बोलिए। जी, मैं इस पर बोलना चाहूंगा कि आप आराम से तसल्ली से अपनी बात रखें, परेशान ना हो। आप नर्वस हो रहे हैं, आप नर्वस ना हो, आराम से जो बात आपके जहन में इस वक्त आ रही है वो बात कहें हमसे। आशीष, इस पर सर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आशीष आपका। हमारे साथ में आशीन है इस समय, मेरठ से हैं। आशीन, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, अपनी बात रखें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो बताइए इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? जी, शुक्रिया आपका। रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो इंसाफ कहां से मिलेगा, यही तो सवाल है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि चीजें ठीक हो पाए, लेकिन अफसोस ये कि चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है। प्रभात त्रिपाठी जी, जो सवाल आपसे हमने किया उसको लेकर आपके जहन में क्या कुछ बातें? प्रभात जी। देखिए मनीष जी,
कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज में ये विकृतियां क्यों पैदा हो रही हैं, इस पे एक ठोस मतलब एक उपाय करना पड़ेगा। आज सवाल यह है कि अगर खाकी जिसके पास अधिकार है, सारी आईपीसी धाराओं का अधिकार है, और अगर वो एक किसी महिला का शोषण करता है, तो महिला का शोषण रोकने के लिए हमारे यहाँ जो सिस्टम एक बना है कि एक महिला आयोग बना हुआ है, एक महिला आयोग का एक विंग पूरा है, लेकिन वहां पे भी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो लोग वहां बैठे हैं, एक महिला ही महिला का शोषण करती है, मेरा यह भी मानना है। आज इस महिला के संग जो भी अत्याचार हुआ है, जो उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पे अगर हमें जो है इसको दंडित करना है थानाध्यक्ष को, तो सबसे पहले हमारे समाज से उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो एक आवाज बुलंद कर सके। अगर महिला के साथ समाज नहीं खड़ा होगा तो ये थानेदार हो या कोई भी हो, हम कह रहे थानेदार हो या दबंग हो, भी उत्पीड़न करने के लिए तैयार हो जाएगा और उसकी आबरू की मांग करेगा। समाज में आज बहुत जरूरत है कि हम इस समाज में अगर रह रहे हैं तो हमें समाज के उन ठेकेदारों को भी ये नसीहत देनी चाहिए कि वो उस महिला का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर ये घटना बलदेव में हुई है, मथुरा में हुई है, तो वहां जितने भी समाज के एक प्रबुद्ध लोग हैं वो पूरा इस महिला का साथ दें और एक दबाव बनाएं, और दबाव बना के थानाध्यक्ष तक उस दबाव को बनाए रखें। और जब समाज खड़ा होता है तो अच्छे अच्छे लोग, चाहे कितने ताकतवर हो, चाहे वो राजनीतिक ताकतवर हो, चाहे वो खाकी वाले हो, उनको झुकना पड़ेगा। अगर इस महिला के साथ न्याय दिलाना है तो सिर्फ ये राजनीतिक रूप से चलिए एक थाना इंचार्ज ने अगर गलती की है, वो किसी एक समुदाय से है और वो सरकार के नहीं, सवाल जो मेरा था प्रभात जी, वो एक दूसरा सवाल था और उस सवाल को लेकर हम आएंगे, उस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल टिंकू खान हमारे साथ में, दिल्ली से हमारे एक दर्शक हैं। टिंकू जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं शुक्ला जी के बात से सहमत हूँ। मैं काफी देर से आपका प्रोग्राम देख रहा था जी, और मेरा नाम टिंकू खान है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। शुक्ला जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन लॉ की बात पे जो बात कर रहे थे शुक्ला जी, तो लॉ की बात पे मुझे एक चीज के संदेह ये होता है, क्योंकि जांच के लिए चाहे हम हाई कोर्ट चले जाएं इनके खिलाफ, लेकिन वो जांच का मामला जो इनका होता है वो इनकी पुलिस को ही दिया जाता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो। और यूपी पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार इतना है कि जंगल राज चालू है। क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार का भी मर्डर हुआ था आपके यहाँ पे जहांगीरपुर गांव में, और जिसके 2 साल हो चुके हैं मर्डर केस के, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं CID से लेके क्राइम ब्रांच तक हर किसी को लिख चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये मामला चल रहा था। अब इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी दरोगाओं की, क्योंकि जांच के इनके स्टाफ को दिया जाता है, तो मैं कैसी उम्मीद करें कि भाई हमारे इस तरह से वो होएगा। चलिए, शुक्रिया आपका टिंकू, हमसे अपनी बात कहने के लिए। निश्चित तौर पर अदालत की आंखें कौन है, अदालत किससे जवाब मांगती है, अदालत किससे पूछती है, ये बड़ा सवाल है। और अगर उसके पास में तफ्तीश गलत जा रही है, रिपोर्ट गलत जा रही है, तो एक आम आदमी जिसको कानून की जानकारी नहीं है, जिसके पास में पैसा नहीं है, जो नहीं दौड़ सकता है, बहुत दूर है न्याय, बहुत दूर की कौड़ी है। और सवाल कुछ और भी थे। चर्चा चल रही उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर, किस तरीके से पुलिस का एक थानेदार सीधे सीधे, कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, बेशर्मी की इंतहा देखिए, एक मजबूर लाचार अकेली औरत से सीधे उसकी आबरू का सौदा, और किस लिए? महज FIR लिखने के लिए। ये तो भला करिए उस औरत का कि कम से कम हम ये कह सकते हैं कि उस औरत ने एक अच्छा काम ये किया, अपना दिमाग चलाया और उसने उस थानेदार का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। क्या कुछ वो थानेदार कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, गौर से सुनिएगा। हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुनवा रहे हैं जिसमें एक तरफ आवाज उस औरत की है और दूसरी तरफ आवाज उस थानेदार की है। गौर से सुनिएगा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आपकी सहायता के लिए उसका ट्रांसक्रिप्शन भी हम साथ ही साथ दे रहे हैं। हमारे जो मेहमान लखनऊ में मौजूद हैं वो भी इस आवाज को सुने और ट्रांसक्रिप्शन को देखें कि किस तरीके से, किस बेहयाई से ये दरोगा बात कर रहा है उस अकेली लाचार औरत से। सुनिए ये पूरा ऑडियो क्लिप। उसमें मुकदमा कायम हो गया, अब तो विवेचना होनी है, वो जेल जाने, वो हर हालत में अब तो जेल जाने अब तो कोई रोक ही नहीं सकता।
एक्सरा करा के हुआ में और धारा बढ़ जाएगी। यदि एक्सरा में सेक्शन दिखा दिया तो हुआ में 3 से 25 और बढ़ जाएगी। तो जब तफ्तीश होती है जेल जाते हैं यार। हाँ, जब गिरफ्तारी होगी वो तो अब तुम्हारा काम नहीं है, पुलिस करेगी हर हालत में। वो तो गिरफ्तारी होनी है। कल ऐसा करना, कल वहाँ से अपने ऐसे टाइम से निकलना जो नहीं है हॉस्पिटल के गेट पे मिलना तुम 10 बजे। मैं गाड़ी यही लेके आऊंगा तुम्हारी वाली। आज मैं आ रहा हूँ तो ना बिल्कुल मत आओ। ना भेज रहे ठीक है। कितनी देर में आ रहे हो? देखो तो गाड़ी को जैसे पैसा लेके आए तमन्ने ऐसी तुम जाकर रिपोर्ट के पैसा ले लो 50,000 रुपया गाड़ी को ले 50,000 रिपोर्ट को ले लो, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। चल ठीक है मतलब। हाँ हेलो हाँ 1 किलो ले आज हैं जो बता रहे थे उसका दूंगा। कहा अरे अरे तुम बता रहे थे ना कि मतलब हम ऐसा कर देंगे। कैसो? गाड़ी के लिए किया था। गाड़ी के लिए कहा किया? पैसा नहीं बात करी मैंने तो 1 लाख पूरा। 1 लाख 1 लाख तो ना आता 50,000 ले आऊंगी। चल लिया 50,000 ले आऊं। लिया मेरी रिपोर्ट में कौन जैसे होनी चाहिए फिर? तो उसमें मुकदमा कायम हो गया। अब तो विवेचना होनी है, वो जेल जाने। अब तो जेल जाने अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। एक्सरा करा के हुआ में और धारा बढ़ जाएगी। यदि एक्सरा में सेक्शन दिखा दिया तो फिलहाल हमने आपको सिर्फ अभी वो वर्जन सुनाया है। हम कोशिश करेंगे हम आपको वो वर्जन भी सुनाएं जिसमें सीधे सीधे वो औरत से उसकी आबरू का सौदा कर रहा है। पहला वर्जन जो हमने आपको सुनाया है इसमें ये दरोगा पैसे की बात कर रहा है, यानी कि इससे पहले जब वो आबरू की बात करता है औरत से तो औरत ने बचते हुए इस पूरे के पूरे मामले को पैसे पर ट्रांसफर किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, आप अगर चाहो तो मैं पैसा आपको दे सकती हूं। तो औरत ने 50,000 की बात कही, लेकिन फिर मामला 1 लाख पे हो गया और उसने कहा कि 1 लाख लेके आओ, लेकिन उसने कहा नहीं मैं 50,000 ही दे सकती हूं। हमने जो अभी आपको ऑडियो क्लिप सुनाया उसमें पैसे की बात हो रही है। हम आपको दूसरा ऑडियो क्लिप भी सुनवाने की कोशिश करेंगे जिसमें यह दरोगा सीधे सीधे आबरू की बात कर रहा है, सौदा की बात कर रहा है, शरीर या देह देने की बात कर रहा है। हम वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले हम चलेंगे प्रभात त्रिपाठी के पास में, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी। अभी जो हमने ऑडियो क्लिप सुनवाया ये आपने सुना होगा, इसमें सीधे सीधे पैसे की बात आ रही है और दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। क्योंकि मामला मथुरा का है इसलिए वहां की जो लोकल डायलेक्ट है, जो लोकल लैंग्वेज है, उस तरीके से ये बातचीत चल रही थी। क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें मनीष जी सीधा सीधा ये है कि जो आपने ऑडियो सुनाया है मैं पूरा मानता हूं कि इसमें देह व्यापार से भी देह से मामला जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जो थाना अध्यक्ष है आज जो समाज में, मैं फिर एक बात कहूंगा कि समाज में जो आज इस तरीके की विकृतियां पैदा हो रही हैं जिसका इस्तेमाल इस थाना इंचार्ज ने अपनी ताकत के बल पे इस महिला के साथ किया और ये एक बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। और किसी महिला के संग अगर कोई भी शारीरिक उत्पीड़न होता है उसकी इज्जत के साथ तो इस पे कई ऐसी धाराएं हैं। अगर एक दरोगा एक अपराधी का चौराहा बना के उसको चौराहे पे घुमाता है तो ऐसे खाकी वालों को भी अगर कठोर दंड नहीं मिलेगा, और ये एविडेंस ये ऑडियो बता रहा है कि ये दरोगा निहायत ही जो है अपने खाकी को बदनाम करने वाला और एक बहुत ही ऐसे टाइप का समाज में एक ऐसा विकृत व्यक्ति है जो समाज को गंदा कर रहा है। और ऐसे दरोगा के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल यहाँ पर एक और बड़ा खड़ा होता है प्रभात त्रिपाठी जी, अगर कानून अपना काम नहीं करेगा, अगर अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे और कल वहीं मथुरा में ही अगर जनता जागरूक हो गई और अगर किसी दरोगा के खिलाफ कोई हिंसक कार्रवाई की या कोई ऐसी बात हुई जिसमें कि जनता ने कानून अपने हाथ में लिया, तो उस वक्त क्या दोषी जनता होगी या दोषी कानून के रखवाले होंगे? प्रभात त्रिपाठी जी। देखिए मनीष जी मैं ये नहीं कहता हूं कि जनता कानून को, देखिए आज हमारे जो जुडिशियल सिस्टम में अगर जनता समाज में न्याय मांग रही है और अगर न्याय के लिए वो एकजुट होकर खड़ी हो रही है तो हम ये कैसे कहें कि वो एक अपराध कर रही है? उसको अपराध के एक संज्ञेय श्रेणी में देखा जाना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता उसको आक्रोशित होकर उस पर कोई पनिशमेंट करे। मैं ये कह रहा हूं कि समाज में अगर एक महिला की आबरू को बचाना है तो समाज के उन ठेकेदारों को भी उस महिला के साथ खड़ा होना होगा और लीगली जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई है और दबाव बनाना होगा कि इस दरोगा को अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें और इसको वर्दी इसकी तत्काल प्रभाव से उतर जानी चाहिए। और ये जो खाकी रंग की वर्दी है इसको नीले रंग के कपड़े पहना के पूरे शहर में घुमाना चाहिए कि ऐसे थानेदार भी हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है और ये कोई एक भड़काने वाली भाषा नहीं है। समाज को अगर ठीक करना है तो हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी ऐसे विकृत लोगों की। देखिए पुलिस में क्या है कि मोटा पेट हो जाता है तो वो दरोगा बेकार हो जाता है थाना इंचार्जी के लिए। अगर और कई सिस्टम डीजी ने चलाए हैं कि भाई पुलिस को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। एक ऐसी काउंसलिंग एक सेंटर भी खोलना चाहिए कि जो खाकी रंग के लोग, जो बच्चन टाइप के, जो एक, क्योंकि देखिए समाज में इस तरीके के लोग अपने चाल चलन से पूरे सिस्टम को खराब करते हैं और सिस्टम जब पूरा खराब हो जाता है तो समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। नौशाद हैं कानपुर से। नौशाद, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे ही कोई भी अधिकारी कोई भी ऐसा काम करे, पब्लिक को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका नौशाद अपनी बात रखने के लिए। ब्रजेश शुक्ला जी, जो कुछ बातें प्रभात त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और आपके चेहरे पर थोड़ी सी हम मुस्कान देख पा रहे हैं, ये इस मुस्कान का राज क्या है, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी जी जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर, आपने जो भी बात कही त्रिपाठी जी ने कि साहब पब्लिक को साथ खड़ा होना चाहिए। आपने क्वेश्चन किया था कि इंक्वायरी पुलिस ही करती है। सबसे बड़ी क्लास सिचुएशन वहां पर आती है कि कल को पब्लिक अगर खड़ी होके जरा भी कोई गलत एक्ट कर दे और हो सकता है उसको जबरदस्ती ऐसा किया जाए, उसके साथ बिहेवियर की वो फोर्स हो जाए, कुछ ना कुछ गलत एक्ट कर दे, तो वो तो सारे के सारे मुलजिम जरूर बना दिए जाएंगे और जो एक्चुअली कल्प्रिट है वो किनारे हो जाएगा। आप एक और दुर्भाग्य देखिए देश का कि हमारे त्रिपाठी साहब ने बड़ी बढ़िया बात कही कि पब्लिक को प्रेशर बनाना चाहिए। इट इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य है कि अगर पब्लिक प्रेशर बनाने के बाद समाज में कोई काम ढंग का हो रहा है, इट इज वेरी शेमफुल, वेरी वेरी मच शेमफुल कि हमारे नॉर्मल रूटीन कोर्स में कोई काम हो नहीं पा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का नहीं है। अब तो यह लगता है कि शायद, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि जो हरकतें अब हमारे नेता आज के कर रहे हैं, शायद ऐसी हरकतें तो अंग्रेजों ने ना की होंगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल चल रहा है। क्योंकि है क्या, आप नेताओं की स्पीचेस को सुने, वो अपने देश की बात नहीं करते हैं, देश की बात नहीं करते, सत्ता की बात करते हैं। अगली बार हम सत्ता में आएंगे, हमारी सत्ता में ये हो गया। अरे यार, ये बताओ कि तुमने देश के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। एक बात और कहूंगा, ये जितने अधिकारी गण हैं, ये जो दरोगा जी 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो इन्होंने पहली बार तो मांगा नहीं होगा। इनके खिलाफ क्यों नहीं प्रॉपर इनकी टोटल इंक्वायरी की जाती कि इनके एसेट्स क्या थे और आज क्या हैं। मुझे याद है, बहुत पुरानी, मैं नाम नहीं लूंगा, कि एक दरोगा के यहां से आज से 20 साल पहले कई 100 करोड़ की संपत्ति निकली थी। और इतना ही नहीं, आज आप देख रहे हैं मार्केट में प्रॉपर्टी पे बूम आया हुआ है। और मैं अगर गलत नहीं शुक्ला जी, हो सकता है कि मैं गलत हूं, का पैसा इसमें खप रहा है। उस दरोगा का नाम शायद दरोगा सिंह ही था, मुझे अगर याद आ रहा है, उस दरोगा का नाम शायद दरोगा सिंह ही था। अगर मैं गलत नहीं हूं, जो आपने कहा दरोगा की, मुझे लगता है शायद उस दरोगा का नाम ही दरोगा सिंह था, अगर मैं गलत नहीं हूं। बहरहाल प्रभात त्रिपाठी जी, जो बात मैंने कही आपसे वो ये कि एक नेक्सस है। दरोगा सिंह है, कप्तान सिंह हो। हाँ, जो बात मैंने आपसे कही वो ये कि एक नेक्सस है। वरिष्ठ अधिकारी अगर बहुत ठीक है, सारी चीजें बहुत बेहतर हैं, कानून का रक्षक है वो, तो उसके नेतृत्व में अगर जिला चल रहा है तो कनिष्ठ अधिकारी बेईमान क्यों हो रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि मैं फिर कहूंगा, कनिष्ठ आदमी बेईमान इसलिए हो रहा है कि उससे एक, आज प्रदेश में थाने बिक रहे हैं
जिस समय अगर थाने बिकना बंद हो जाएंगे तो समाज का एक सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। अगर कोई थाना 5 लाख या 10 लाख में बिक रहा है और उसको अपने उच्च अधिकारियों को पैसा देना है, मैं कहने में बिल्कुल कतई गुरेज नहीं करूंगा। समाज को अगर ठीक करना है, खाकी और समाज के बीच का सामंजस्य, थानों में हर महीने में एक समाज के उच्च लोगों के, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की एक मीटिंग होनी चाहिए। हर 15 दिन में एक सिस्टम था कि थाने में थाना अध्यक्ष समाज के अच्छे लोगों को साथ में बैठा के एक मीटिंग करते थे। अब ये सारे सिस्टम और ये सारे कल्चर खत्म हो गए हैं। अब दरोगा जी को अपनी कमाई करनी है, और जब कमाई करेंगे तो शराब भी बिकेगी, मांस भी बिकेगा। जब शराब और मांस का रोज सेवन किया जाएगा तो उनको फिर उसके लिए सुरा सुंदरी की व्यवस्था भी करनी होगी। तो अब एक सिस्टम ऐसा बन गया है समाज में, जो वो सिस्टम का पूरा नेक्सस है। आपने जो बात कही मनीष जी, आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं और बहुत अच्छी आपकी डिबेट रहती है। मैं ये कह रहा हूं कि आज इस चैनल के माध्यम से समाज को एक मैसेज जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे शुक्ला जी ने कहा, शुक्ला जी ने कई पॉइंट बहुत अच्छे कहे जो एक जुडिशल से संबंधित हैं। समाज को एक सिस्टम बनाने के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है, और एक काउंसलिंग की आवश्यकता पुलिस खाकी डिपार्टमेंट में भी है कि उनको एक विंग बना के एक इन सारे थाना अध्यक्षों को, एक सिपाही से लेके और जो थाना अध्यक्ष है, देखिए स्थानीय स्तर पे जो एसओ होता है वो वहां का एक बिल्कुल मेन आदमी होता है। कप्तान साहब जिले में बैठे हुए हैं, थाना इंचार्ज एक थाने में बैठा हुआ है। थाने से ही पूरा समाज विकृत हो रहा है। समाज को सही दिशा अगर पुलिस वहां का लोकल तहसीलदार या लोकल एसडीएम या जो ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी हैं वो, और एक समाज के प्रबुद्ध वर्ग लोग अगर बैठ के एक हर हफ्ते अगर कोई ऐसी काउंसलिंग करें, कोई ऐसी एक सिस्टम बनाएं कि समाज में पुलिस क्या कर रही है उसकी भूमिका तय हो, समाज के ठेकेदारों की भूमिका तय हो, तो ये सब घटनाएं नहीं होंगी आज हमारे प्रदेश के अंदर। और इससे क्या होता है, देखिए समाज में आज की तारीख में महिलाएं असुरक्षित हैं, और महिलाओं को सुरक्षा किसी भी दृष्टिकोण से। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, मन्ने खां हैं बदायूं से हमारे एक दर्शक मौजूद है, हम उनकी बात रख लेते हैं और फिर शुक्ला जी के पास में आएंगे। आपकी बातें वाकई काफी गहराई तक जाने वाली हैं। मुन्ने खां हैं हमारे साथ में। मुन्ने खां जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दे कृपया करके। जी सर। हाँ, अपनी बात रखें, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। हाँ। आप टेलीफोन पे अपनी बात, हमारी बात सुने आप। हाँ ठीक है। हाँ सर, मैं आपके चैनल को देख रहा हूँ, बड़ा अफसोस की बात है, अपनी कोई बात लेकर के थाने में जाता है उसके साथ ऐसा किया जाता है। मेरे विचार, हाँ हाँ, मेरे विचार के अनुसार ऐसे आदमी को बिल्कुल खड़े चौराहे पर खड़ा करके आग लगा देना चाहिए। अगर ऐसा होगा ताकि दूसरे लोग नसीहत समझे। एक आदमी मजबूरी में अपनी बात लेकर के जा रहा है थाने में, और उसके साथ ये खासतौर पर महिला के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये समाज के लिए बहुत गलत संकेत जाता है। और दूसरे लोग इस तरीके से इनका हौसला बढ़ेगा, समाज को समाज के हवाले कर देने चाहिए इस तरीके के इंसान को। नहीं, चलिए शुक्रिया आपका मुन्ने खां, आपने अपनी बड़े जोश में और बड़ी अंदर की वेदना को दोनों को जोड़ते हुए आप अपनी बात कही। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो राज तो कानून का ही रहेगा, ये तो तय है, लेकिन कानून का पालन किस तरीके से हो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बात हम कर रहे हैं दरोगा को लेकर, बात हम कर रहे हैं उस थानेदार की जिसकी हिमाकत तो देखिए, एक अकेली लाचार औरत से सीधे उसके आबरू का सौदा करता है, और उसके बाद में जब मामला संज्ञान में आता है तो उसको सिर्फ लाइन हाजिर किया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट या तमाम कानून की अगर हम बातों को देख लें, उनकी रूलिंग्स को देख लें, साक्ष्य भी मौजूद है, गवाह भी मौजूद है, सबूत भी है, सब कुछ है, तो फिर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया, क्यों नहीं उसको जेल भेजा गया, ये बड़ा सवाल है। सीधे इस सवाल का जवाब तो हम लेंगे ही, उससे पहले हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, खतिया हैं उधम सिंह नगर से। खतिया, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, आप अपनी बात रखें। स्वागत है आपका। सर मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा मुलायम सिंह जी को। जी जी, उन्होंने जैसे भाषणबाजी किया था इलेक्शन के दौरान कि अगर बच्चे जवानी में गलती कर रहे हैं तो उनको फांसी थोड़ी ना दे दी जाएगी।
तो उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पे पूरी यूपी चल रही है। यहाँ पे कई चीज बना रहे हैं, महिला हेल्पलाइन भी बना रहे हैं। तो महिला हेल्पलाइन बना के फायदा क्या है, उसमें कोई कार्रवाई ना हो। आए दिन यूपी में हर जगह ऐसे वारदात होते रहते हैं जी। तो सर मेरा राय है कुछ हिंदुस्तान में ऐसा भी कानून बन सकता है कि जैसे दारोगा साहब का ये जो करतूत सामने आया है, इतना घिनौना करतूत जी, तो इन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाए और ऐसा बैन लगा दिया जाए आने वाले जितनी भी इनकी पीढ़ियों को सरकारी सुविधा इन्हें ना दिया जाए। सही कह रहे हैं, ये कठोर कानून तो बनने ही चाहिए, कम से कम पीढ़ियों को तो जिक्र ना करें, लेकिन इन जनाब को तो कोई नौकरी ना मिले और ये चौराहे पर अगर मूंगफली का ठेला लगाएं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। ये शब्द मैं इस्तेमाल जरूर कर रहा हूं क्योंकि आक्रोश आता है। बहुत शुक्रिया आपका खतिया, अपनी बात रखने के लिए। बहुत एक संक्षेप में कमेंट चाहेंगे शुक्ला जी, क्योंकि वक्त हमारे पास में नहीं है। बहुत संक्षेप में, क्या आपको लगता है कि अधिकारी कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर? आपका जहन क्या कहता है? करनी तो चाहिए, पर वही बात फिर ले दे के उसकी पहुंच कितनी है और पहुंच वाले कितना एक्ट अपॉन करते हैं। अगर इसको लोग शेल्टर देंगे, हाईएस्ट, माफ करिए, हमारे यहाँ पुलिस भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रही है। जिसको चाहते हैं वो पोस्टिंग फट से चेंज कर देते हैं। हम तो ये बात मानते हैं कि हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं पहले कि नाउमीदी जो होती है शुक्ला साहब, वो मौत होती है और उम्मीद जो है वो जीवन है, जिंदगी है। उम्मीद नहीं, हम तो कहेंगे वी मस्ट। चलिए, हम तो आशा करें कि सब ठीक होने लगे जी, और किसी प्रेशर बनाने की या किसी वक्त हमारे पास में आगे नहीं है कि हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ा पाए। बहुत शुक्रिया शुक्ला जी आपका हमारे साथ में आने के लिए, जुड़ने के लिए। अब वक्त नहीं है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए। प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जो आपने तमाम समाज के अंदर से जो चीजें आती हैं, आवाजें जो आ रही हैं, उनको आपने अपनी आवाज में बदला और अपनी बात को यहाँ पर रखा। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, इस उम्मीद के साथ में कि चीजें बेहतर होंगी और जरूर होंगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।